हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दीपक क्लासेस पर। मैं कुलदीप सर आज आप लोगों के बीच आरआरबी एनटीपीसी के कुछ क्वेश्चन और उसका निष्कर्ष लेकर आप लोगों के बीच आ रहे हैं। आइए, जो थीम दिख रही है आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्राचीन इतिहास से लेकर कुछ और आगे तक हम बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो हम आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं और उस क्वेश्चन पर एक एक क्वेश्चन को देखने के बाद उसका हम निष्कर्ष भी देखते हैं। और कहीं अब कोई ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ पे देख लिए क्वेश्चन, कहीं अन्य दूसरे जगह पे जाकर हम देखेंगे, कोई दूसरे पेज पे जाकर देखेंगे हम उसका निष्कर्ष। आपको एक ही पेज पे हम पूरा आंसर और क्वेश्चन और आंसर दोनों दे रहे हैं। इससे एक फायदा विद्यार्थियों के लिए है कि आपको बार बार पेज पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल न्यू तकनीक हम लेकर आए आपके लिए। आइए देखते हैं। देखिए सवाल क्या है। हम प्राचीन इतिहास से सवाल लेकर आए हैं। तो प्राचीन इतिहास से पाषाण काल से, स्टोन एज से पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, हम पहले क्वेश्चन को लेकर आए आपके बीच। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग मतलब क्या, स्टोन एज जिसको बोलते हैं, पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें से कौन सा युग है जो पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पूरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण। तो इन तीनों की बात हम कर लेते हैं, चारों की बात हम कर लेते हैं। तो ये पूरा पाषाण जो है, ये स्टोन एज पाषाण काल के अंतर्गत आता है। ये पाषाण काल के अंतर्गत आता है। ये पाषाण काल के अंतर्गत आता है भैया। कौन? तो पूरा पाषाण काल आता है। नव पाषाण काल भी आता है भैया, यह भी आता है। नव पाषाण काल भी आता है। मध्य पाषाण काल भी आता है। मध्य पाषाण काल भी आता है। बाकी ताम्र पाषाण काल क्या है, यही वाला नहीं आता है। यही वाला नहीं आता है भैया। तो आंसर क्या पड़ेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ये जो ताम्र पाषाण काल है यह नहीं आता है। अच्छा, जो ताम्र पाषाण काल है कब आया? तो ये तीनों है, पूरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण। इसके बाद का जो काल है वो ताम्र पाषाण। तो ये तो बाद वाला हो गया ना, इन तीनों में तो नहीं आ रहा है ना। इन तीनों में तो ये आते हैं, पूरा पाषाण आता है, नव पाषाण आता है, मध्य पाषाण आता है, ताम्र पाषाण नहीं आता है। ताम्र पाषाण इन सब के बाद आता है। देखिए इसका निष्कर्ष, आंसर भी यही है। आंसर भी हम देख लेते हैं। देखिए आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है, पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग में मनुष्य क्या करता था भैया? पत्थर के औजार, पत्थर के जो है कि हसिया, पत्थर के भाले और पत्थर के फावड़े, ये सब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया मनुष्य ने पाषाण युग में। पाषाण युग के 3 चरण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण। कौन कौन से? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। और इसी के बाद ताम्र पाषाण आया है, नव पाषाण है। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ। देखिए बात वही हो गई, ताम्र पाषाण युग जो है नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ है, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग कर। जब ताम्र पाषाण युग स्टार्ट हुआ उस समय मनुष्य क्या करने लगा? तांबे की बनी वस्तुओं का उपयोग करने लगा। वस्तुओं तो औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम तामा धातु का प्रयोग किया था। 5000 ईस्वी पूर्व, 5000 ईस्वी पूर्व में मनुष्य ने तांबे की धातु का प्रयोग किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरी स्ट्रक्चर आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो दोस्तों हमें पूरा भरोसा है कि सवाल, ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो है, पूरा आपका व्याख्यान जो जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। हम एक एक सवाल पर ऐसे बहस करते जाएंगे, बात करते जाएंगे, हर एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। कोई भी समस्या यदि किसी को है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भीमबेटका। ये भीमबेटका से एनटीपीसी में सवाल बहुत पूछता है।
भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1955-56, 1957-58, 1954-55, 1953-54। भैया 1957-58 इसका सही जवाब क्या पड़ेगा? 1957-58। भीमबेटका की गुफाओं की खोज या कहाँ पड़ता है, ये कैसी गुफाएं हैं, किसके इर्द गिर्द हैं, इन बातों पर भी तो डिस्कशन होना चाहिए। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं भैया, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, कौन सा जिला भैया? रायसेन। रायसेन जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। रायसेन जिला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती हैं। ये क्या है? जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित हैं। रायसेन जिला है भैया, रायसेन जिला मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? रायसेन जिला। रायसेन जिला। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई। किस पर्वत? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, वो मध्य प्रदेश में जो विंध्य पर्वतमाला है उसी पर्वतमाला से चारों तरफ से ये गुफाएं जो हैं घिरी हुई हैं। यह पूरा पाषाणी गुफा आवास है। अब ध्यान दीजिए, इन्हीं गुफाओं को क्या कहते हैं? पूरा पाषाणी गुफा आवास। अब यहां से भी सवाल बनते हैं भैया, पूरा पाषाणी गुफा आवास इन्हें कहा जाता है जिसकी निरंतरता मतलब होता है लगातार, या कंटिन्यूटी इसको बोलते हैं। निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही, जिनकी निरंतरता या कंटिन्यूटी यानी ये बनी रही कब तक? मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर, इसने किया भैया इसकी खोज? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने किया था। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा इसकी खोज की गई थी। और कब की गई थी? 1957-58 में की गई। वर्ष 2003 में क्या हो गया इसके साथ? वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। किसने कर दिया भैया? यूनेस्को ने। कब? 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। आइए आगे देखते हैं। भीमबेटका से और सवाल, देखिए सारे सवाल, हमारी थीम ही थी कि आरआरबी एनटीपीसी। तो हमारा पूरा उद्देश्य है कि जो भी सवाल हम लेकर आ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के सवाल लेकर आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। आरआरबी एनटीपीसी की एक और सवाल भीमबेटका से सवाल बन गया। फिर से वही गुफाओं की बात की जा रही थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है कि लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। वो दूसरे शिफ्ट में था, ये जो सवाल भीमबेटका से था शिफ्ट नंबर 2 में था, और ये सवाल जो है शिफ्ट नंबर 1 में है। देखिए हर एक शिफ्ट में यानी कि भीमबेटका से सवाल आना लगभग तय कह लें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। आइए, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? शैलाश्रय किसके लिए प्रसिद्ध है? आइए हम बात कर लेते हैं ऑप्शन पर। तो मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों के वजह से, मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। हम देख लेते हैं क्या सही होगा इसमें भैया। सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं इस पर। भारतीय उपमहाद्वीप जो है, जो हमारा संपूर्ण एशिया महाद्वीप कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफाएं हो, सब संपूर्ण एरियाज हो, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है, इस भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन की जो है, मानव जीवन की प्राचीनतम यानी बहुत ही पुरानी, ओल्डेस्ट कर लिया जाए, बहुत ही पुरानी एकदम प्राचीनतम चिन्ह जो है इस पे मिलने की वजह से,
तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस पर हम और डिस्कशन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में, हम बात अभी कर रहे भीमबेटका की कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और कौन से विंध्य पर्वतमाला के इर्द गिर्द है? तो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में, भोपाल के दक्षिण पूर्व, मध्य प्रदेश की राजधानी है भैया भोपाल। भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिला, अभी बात हम कर रहे थे, रायसेन मध्य प्रदेश का एक जिला है, रायसेन जिले में अवस्थित है। ठीक है। भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं से मानव जीवन की, हम अभी वही बात कर रहे हैं कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम, सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। और ये भीमबेटका गुफाएं है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला है मध्य प्रदेश में। आइए, सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले। यद्यपि यहां अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है। ज्यादातर जो चित्रकारी है, हम कहीं पे जाते हैं चित्रकारी देखते हैं तो ज्यादातर जो चित्रकारी है मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पूरा पाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। यानी कि हर युगों के चित्र यहाँ पे मिले हैं लगभग। कहाँ पे भैया? भीमबेटका में। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा यह सवाल। आइए बात करते हैं आगे। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहां पाई जाती है? पाषाण कालीन शिला चित्रकारी भैया भारत में कहां पर है? तो ऑप्शन क्या है? नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा, बाघ गुफाएं। आइए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। भी बात हम कर रहे हैं। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी मतलब पाषाण चित्रकारी हो गया, कहां पाई जाती है? तो भीमबेटका में भैया। कहां पाई जाती है? भीमबेटका। भीमबेटका से बार बार सवाल बने और जवाब भी बने। देखिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में, भीमबेटका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मध्य प्रदेश कौन से जिले में है? तो पड़ जाएगा रायसेन जिला। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत, बार बार वही बात हो रही, मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यहां भारत पर, जहां पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। अभी इसी सवाल, इसी टाइप का सेम सवाल था जिस पर हम लोग बातचीत किए थे। आइए और आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या होगा? देखिए क्या है ऑप्शन नंबर एक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। दूसरा है धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ये धातु तो पहले आ नहीं गया, धातु तो पहले आ नहीं गया, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। मध्य नव पाषाण काल पहले आया नहीं भैया। नव पाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण नहीं। मध्य पाषाण, नव पाषाण, पूरा पाषाण नहीं। सबसे पहले पूरा पाषाण आता है, उसके बाद मध्य पाषाण, उसके पास नव पाषाण। सही जवाब क्या पड़ेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यही सही होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 11/2/2021 में, शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया है। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो बार बार इस विषय पे हम चर्चा करते हैं, लगभग कई क्लास में इस विषय पर चर्चा हम कर चुके हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं बच्चों। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब इतिहास लिखे जाने से पहले का जो समय है वो प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और जब से मानव ने इतिहास लिखना शुरू किया उस समयावधि को हम, और तब से लेकर वर्तमान तक के समयावधि को हम ऐतिहासिक कह सकते हैं, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। तो प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक, जब से इतिहास लिखा जाने लगा उससे लेकर अब तक के समय को हम ऐतिहासिक कहते हैं, और इतिहास लिखे जाने से पहले के समय को प्रागैतिहासिक कहते हैं। आइए, प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था। तो बात वही हम अभी कर रहे थे, जब इतिहास नहीं लिखा जा रहा था तो उसे हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। मानव ने, जब भैया इतिहास लिखा ही नहीं जा रहा था, कुछ लिखा ही नहीं जा रहा था, तो लिपि लेखन थी कहां? थी ही नहीं। आइए
और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण युग कहा है। कुछ नहीं, कोई गणना करनी है, कुछ भी निशान लगाना है, तो पत्थर को उठाकर 4 पत्थर रख दिए 4 हो गया, 2 पत्थर रख दिए 2 हो गया। तो यही इसी के आसपास का जीवन था ना, तो इसीलिए तो पाषाण युग कहा गया इसको। इसीलिए क्या कहा गया इसको? पाषाण युग कहा गया। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर जो देखा जा सकता है, क्या? पहला पूरा पाषाण काल है, पुराना पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, बीच वाला पाषाण काल, और नव पाषाण काल मतलब नया पाषाण काल। ये पुराना वाला है, ये एकदम ओल्ड है, ओल्ड वाला है, और ओल्ड के बाद जो आएगा मिडिल वाला है, ठीक है। और ये है बिल्कुल नव पाषाण काल, नया वाला, ये नया वाला है, ठीक है। एक पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। आइए आगे देखते हैं। अब भीमबेटका से सवाल टच करता हुआ सिंधु घाटी तक आ जाता है। यहां से भी सवाल बहुत बनते हैं, तो आइए देखते हैं। सिंधु घाटी से भी कुछ सवाल बने हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से प्राप्त किए जाते थे भैया? तो ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है, जयपुर, नागेश्वर, सोरतुगई और रोपड़। ये ऑप्शन नंबर बी आपका रहेगा और ये ऑप्शन नंबर सी आपका रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं कहां से प्राप्त होते भैया? तो प्राप्त होते हैं, ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको हम करेक्शन करते हैं। ठीक, आइए। जयपुर से नहीं प्राप्त होते थे, सोरतुगुई से नहीं, रोपड़ से नहीं, और नागेश्वर से प्राप्त होते थे। आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर कहां पड़ता है भैया? ये नागेश्वर कहां पड़ता है? ये नागेश्वर पड़ता है गुजरात में, ध्यान रखिएगा। नागेश्वर कहां पड़ता है? गुजरात। ये नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। ये नागेश्वर कहां पड़ता है? गुजरात। गुजरात भारत का एक तटीय राज्य है, गुजरात में पड़ता है। गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से जो जो सभ्यता मिली है, इसके जो तमाम स्थल हैं, सभी स्थलों से, विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं, उनमें मुहरें हैं। क्या क्या मिली हैं? मुहरें मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण के चित्र मिले हैं, यानी आभूषण कह सकते हैं, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां भी शामिल हैं। पकी, अब ध्यान दीजिएगा, नागेश्वर गुजरात से पकी हुई मिट्टियों के अवशेष मिले हैं। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थान पंजाब में स्थित है? पंजाब भारत दिया है, तो ध्यान दीजिए इसका मतलब क्यों ऐसे दे दिया है। पंजाब भारत देने का मतलब यह है कि पंजाब 2 है भैया, एक भारत का पंजाब, एक पाकिस्तान का पंजाब। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? कि पंजाब की। आइए देखते हैं, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू है बस। हम बात कर रहे थे अभी आप लोगों से, सिंधु घाटी सभ्यता पर हम आ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सवाल जो टच हो रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। सभी सवालों पर हम बातचीत कर रहे हैं और एक एक सवाल के एक एक बिंदु पर जो बहस चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बहस है यह। बस जो सवाल हम बता रहे हैं, आप वीडियो को स्किप करके आप अपने पास इसको रख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन हूबहू आप यही सेम टू सेम क्वेश्चन आने की संपूर्ण रूप से संभावना है। आते हैं सवाल, जो सवाल बच्चे लोग पढ़ रहे हैं यही सवाल आते हैं, तो हम बात करते हैं इस पर।
आइए देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, हम फिर से आते हैं अपने मूल बिंदु पर। हम यहीं पर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से प्राप्त किए जाते थे भैया? तो सीधा सीधा जवाब सुनिएगा, कहां से? नागेश्वर से। कहां से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर से भैया। कहां से? तो नागेश्वर से। ये नागेश्वर गुजरात प्रांत में, गुजरात में पड़ता है। ये नागेश्वर कहां पड़ता है? गुजरात में। और यहाँ पे कौन कौन सी थीम मिली थी? तो मुहरे मिली थी, मिट्टी के बर्तन मिले थे, आभूषण मिले थे, और क्या मिला था भैया? तो मिट्टी के जो बर्तन है, पके हुए बर्तनों के भी अवशेष मिले हैं। कहा? नागेश्वर, गुजरात में। आइए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थान पंजाब भारत में स्थित है? इसी की बात हम कर रहे थे, भारत पंजाब की। ये दो पंजाब पड़ेगा भैया, एक भारत का पंजाब, एक पाकिस्तान का पंजाब। तो भारत वाले पाकिस्तान, भारत वाले पंजाब में कौन सा पड़ता है? सारे सवाल कॉमन, सारे सवालों में कॉमन क्या है? आरआरबी एनटीपीसी सारे सवालों में कॉमन है। तो कहां पड़ेगा भैया? यह एक रोपड़ जिला पड़ता है पंजाब में, रोपड़, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे है। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के पंजाब में पड़ता है? तो रोपड़ पड़ता है। आइए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सभ्यता स्थल जो है, रोपड़ की खोज कब हुई थी भैया? 1950 में। ये वाला ध्यान दीजिएगा, जो रोपड़ की खोज है, ये जो रोपड़ की खोज है, कब हुई है? तो 1950 में हुई भैया। कहां पे पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, भारत वाले पंजाब में पड़ता है। किसने किया? बीबी लाल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बीबी लाल द्वारा, बीबी लाल द्वारा की गई थी। ये रोपड़ की खोज किसने किया भैया? बीबी लाल ने किया था, बीबी लाल द्वारा की गई थी। यह स्थल जो पंजाब के रोपड़ जिले में समतल नदी, सतलज नदी, कौन सी नदी भैया? सतलज नदी, सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहां से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते, या फिर कुत्ते बस कह लीजिए, मनुष्य के साथ साथ कुत्ते के भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कहां? रोपड़ में। यहां पे मनुष्यों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, और पालतू कुत्ते, या फिर कुत्ते के, पालतू कुत्ता भी कह सकते हैं खूब अच्छे से, कोई बात नहीं, पालतू कुत्ते या कुत्तों को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। आइए आगे। आइए, हड़प्पा की जो अधिकांश मानक मुहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 वीमा, ध्यान दीजिएगा, 2x2 वीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था, तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ये 2x2 वीमा जो है, ये 2x2 वीमा के साथ, अब इसमें जो मुहरें थी, ये जो मुहरें थी, ये 2x2 वीमा में थी। इसी को हम कहते हैं 2x2 वीमा की मुहर। टू क्रास टू बीमा की मुहर थी, और तथा इसका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। आइए देखते हैं इसमें। रोडोनाइट, गोल्डन रूटाइल, स्टिएटाइट और सेलेनाइट। तो सही जवाब क्या है? स्टिएटाइट। सही जवाब क्या पड़ेगा आपका? स्टिएटाइट पड़ेगा। सही जवाब पड़ेगा स्टिएटाइट पड़ेगा आपका सही जवाब। आइए, हड़प्पा की अधिकांश मुहरें जो हैं, हड़प्पा की जो अधिकांश मुहरें हैं, हड़प्पा की जो अधिकांश मुहरों को सेल खड़ी स्टीलाइट से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। कैसा पत्थर भैया? स्टीलाइट एक प्रकार, यह क्या है? क्या एक प्रकार का नरम पत्थर है, एक प्रकार का
एक प्रकार का नरम पत्थर है, नरम पत्थर है, पत्थर है, एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसी से बनता था, स्टीलाइट एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी हैं। मानक मुहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मुहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनकी उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मुहरों में जानवरों की तस्वीर एक चित्रमय लिपि में लिखी होती थी। इसमें कहीं किसी की जानवरों की तस्वीर तो कहीं किसी चीज की तस्वीर एक लिपि में लिखी होती थी। आइए, धौलावीरा कहाँ स्थित भैया, धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो सही जवाब एक झटके में दीजिए। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? यहां क्या पड़ जाएगा? गुजरात। क्या पड़ेगा भैया? गुजरात। ठीक है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात के कौन से जिले में? कच्छ जिले में के भचाऊ तालुक में स्थित पुरातात्विक स्थल है भैया। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहां पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, ये सभी धातुओं के गहने मिले हैं। जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया। ये धौलावीरा जो है यह अभी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है। ये भारत का कौन से नंबर पे आने वाला विश्व धरोहर स्थल है? 40वां है भैया। कौन सा है? 40वां है। आइए, इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थान है, स्थल है। सिंधु सभ्यता का पहला स्थल है धौलावीरा, जो इस सूची में शामिल हो गया है। किस सूची में? तो यूनेस्को की सूची में शामिल हो गया। आइए हम और बात करते हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? इसकी जो सब रूपरेखा है किसके शासनकाल से जुड़ी हुई है? तो गुप्त अवधि, मगध अवधि, सिंधु सभ्यता अवधि, या फिर चालुक्य अवधि। तो सही जवाब इसका भैया सिंधु सभ्यता अवधि। और इसी पर हम बहस कर लेते हैं। सेम इसकी यही है कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और यह किससे जुड़ी हुई है भैया? तो कहां, किससे देख लेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। सही जवाब क्या पड़ जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे ढेर सारे सवालों के साथ, और फिर अच्छे अच्छे सवाल हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जिससे कि कोई समस्या आपको आने वाली परीक्षाओं में नहीं होने वाली है। बस आप सबसे एक निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।